हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बरसात के मौसम का आप आनंद ले रहे हैं। बहुत सारे मित्र बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, क्या बात है। आज गुड इवनिंग कम है और सवाल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप लोग पॉलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गए। बरसात के मौसम के साथ साथ में आपका पॉलिटी, भारत की राज व्यवस्था में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सभी को बहुत सारा नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, भारतीय संविधान पर अपनी चर्चा जारी है और इसी चर्चा में आज हम लोग बात करेंगे। लोकसभा की पर चर्चा की हम लोगों ने, राज्यसभा पर चर्चा की। आप चिंता ना करें, हमने केवल संकेत किया है। लोकसभा राज्यसभा क्या है, उसका गठन देखा, उसकी संरचना देखी। अभी हमको बहुत डिटेल में संसद की बात करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम संसद पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच में लगभग कम से कम 7 से 8 बार आना होगा। दोस्तों, आज हम लोग सभी को नमस्कार। हाँ, अगर कोई दिक्कत रह गई है तो हम लोग उस पर वापस बातचीत कर सकते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कुछ मित्र लोग कह रहे हैं कि कल का वीडियो शो नहीं हो रहा है। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। कल का वीडियो शो क्यों नहीं हो रहा है, मैं टेक्निकल टीम से बात करूंगा क्लास के बाद में, और कल का वीडियो शो भी करवा लेंगे। चिंता मत करिए। हाँ, चिंता मत करिए, आपका वीडियो शो हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग, अगर आप परमिशन दें, अगर आप अलाउ करें, तो आज हम लोग बात करें संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में। संसदीय प्रक्रिया में हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं, पहले से मैं स्पष्ट कर देता हूं। संसदीय प्रक्रिया के भी 2-3 पार्ट हो सकते हैं। आज हम लोग पार्ट फर्स्ट पर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज हम लोग आधा घंटे में इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, तो कल भी इस पर चर्चा की जाएगी संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में। आज मैं पहले से बता देता हूं कि हम लोग किन किन विषय पर बातचीत करना चाह रहे हैं। आज हम लोग एक्चुअली में अनुच्छेद 118 को देखना चाह रहे हैं, हम लोग अनुच्छेद 120 को देखना चाह रहे हैं, अनुच्छेद 121 को देखना चाह रहे हैं, और इसके बाद में हम लोग अनुच्छेद 122 को देखना चाह रहे हैं। ये वो 4 अनुच्छेद हैं दोस्तों, जहां से अभी तक जितना मेरा ख्याल है, जितना मुझे अनुभव है, यहाँ से थोड़े कम सवाल बने हैं, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छे बन सकते हैं। 118 से भी बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। 120 में तो एक लास्ट ईयर किसी एक एलडीसी के एग्जाम में बहुत ही खूबसूरत प्रश्न बना था। ऐसे प्रश्न आने चाहिए, क्योंकि पॉलिटी का लेवल, जिस लेवल का आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जिस लेवल की आप लोगों की पॉलिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि परंपरागत सवाल अब कम पूछे जा रहे हैं, नए प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। हमारी भी कोशिश आप लोगों से बातचीत करते हुए केवल यही है कि हम लोग उन मुद्दों पर बात करें, उन सवालों को देखें जो आगे भविष्य के लिए बन सकते हैं। तो दोस्तों, संसदीय प्रक्रिया, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जरा आप देखें, अपना जो आज हेडिंग है वो है संसदीय प्रक्रिया। इसको हम लोग 2-3 चरणों में देखेंगे। आज हमारा पार्ट फर्स्ट है संसदीय प्रक्रिया, अंग्रेजी में कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। संसदीय प्रक्रिया, दोस्तों जरा देखें, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 118। शासन व्यवस्था के हमारे जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका पर हमने थोड़ी बहुत चर्चा की। बहुत सारे मित्र राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में शायद उपस्थित नहीं रहे होंगे, तो वो थोड़ा सा देख लें। हमारे वीडियो ऑनलाइन उपलब्ध हैं, आप उनको देखिएगा। हमने प्रधानमंत्री, मुझे मालूम है आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं प्रधानमंत्री के बारे में, कि केवल आधा पौन घंटा चर्चा की। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जैसे ही 30 जून खत्म होता है, 1 जुलाई से हम लोग इस पर बहुत ढंग से काम कर रहे हैं। हम लोग प्रधानमंत्री, मैंने जैसा आपको कहा, उसी तरह से प्रस्तुत करना चाहते हैं। उसके संदर्भ में जो घटनाएं हुई उनके बारे में बात करना चाहेंगे। कम से कम 3-4 घंटे, और हो सकता है 5 घंटे भी समय लग जाए। तो कार्यपालिका पर चर्चा हमारी हो चुकी है। आज हम लोग संसदीय प्रक्रियाओं पर हम लोग बात करना चाहते हैं। तो जरा देखें, शासन व्यवस्था के जो 3 अंग हैं, शक्तियों का जो पृथक्करण है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों अंग अपने अपने कार्य करते हैं। तीनों अंग किसी के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन अपने को एक बात ये भी याद रखनी है, तीनों अंग नियंत्रण यानी बैलेंस, नियंत्रण यानी कंट्रोल, और बैलेंस यानी संतुलन, उसके सिद्धांत पर भी काम करते हैं। तो कैसे काम करते हैं, किस तरह से तीनों अंग किसी के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते, उन्हीं विषय पर हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। तो जरा देखें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 स्पष्ट शब्दों में कहता है कि संसद के जो दोनों हाउस है, संसद के जो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों जो सदन है, इनकी जो नियम और जो प्रक्रिया है, इसके निर्धारण करने की, नियम और प्रक्रिया निर्धारण करने की जो जिम्मेदारी है, संसद की खुद की होगी। संसद अपने नियम और प्रक्रिया स्वयं बनाएगी,
इस बात का उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 118 में। शायद दोस्तों आप लोगों से ये प्रश्न ना पूछें, लेकिन ये बहुत खूबसूरत प्रावधान इस अनुच्छेद में छुपा हुआ है, जो मुझे लगता है अपने को बहुत ढंग से देख लेना चाहिए। और वो कौन सा प्रावधान छिपा हुआ है, उस पर बात करने से पहले आप लोगों को एक अनुच्छेद बताना पड़ेगा, अनुच्छेद 108। जरा अनुच्छेद 108 को देखिए। अनुच्छेद 108 को अगर आप देखोगे तो ही आपको अनुच्छेद 118 समझ में आएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108, हाँ राजीव जी, बात मैंने सुन ली है, बात आपकी देख ली है, टेक्निकल टीम से बात करेंगे और बहुत जल्दी ही हम लोग राज्यसभा वाला जो चैनल, राज्यसभा वाला जो अपना जो वीडियो है उसको अपलोड कर देंगे, तो वो आपकी प्रॉब्लम हमको पता है। अनुच्छेद 108 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो ज्वाइंट सेशन के बारे में बात करता है, संयुक्त अधिवेशन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 108 में क्या लिखा हुआ है, जरा इसको देखें। अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने के कारणों का उल्लेख है। अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 108 में है। एक दूसरी बात, अनुच्छेद 108 में इस बात का भी उल्लेख है कि संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाएगा। आप लोग दोस्तों जानते हैं, मनी बिल को छोड़कर हम लोग कोई भी बिल, किसी भी प्रकार का जो विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में रख सकते हैं। और दोस्तों आप लोग ये भी जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा उस विधेयक को पारित करना जरूरी है। आपने राज्यसभा में किसी विधेयक को रखा, राज्यसभा ने वो बिल को पारित किया, बिल गया लोकसभा में, लोकसभा उस बिल को पारित नहीं करती है, लोकसभा उस विधेयक को पारित नहीं करती है, लोकसभा उस बिल से बहुत सारी बातों से सहमत नहीं है। एक तो ये कंडीशन, और दूसरी कंडीशन, एक हाउस बिल को पारित करता है और दूसरा हाउस यदि अगले 6 माह तक उस बिल पर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं देता है, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 ये कहता है कि राष्ट्रपति दोनों हाउस में जो डेडलॉक उत्पन्न हो गया है, दोनों हाउस में जो तनाव उत्पन्न हो गया है, उस तनाव को दूर करने के लिए, इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। दोस्तों इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 108 में। मुझे मालूम है दोस्तों आप लोग मुझसे पूछने वाले होंगे शायद, लेकिन चिंता ना करिए। आप मुझसे पूछेंगे कि 118 पर चर्चा करते करते 108 पर क्यों आए, तो मैं 118 समझाने से पहले 108 समझाना चाहता हूं, क्योंकि 118 तब भी समझ में आएगा जब 108 समझ में आएगा। 108 में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने, संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाए जाने के कारणों का उल्लेख है। और तीसरी बात यह लिखी हुई है, जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा उस संयुक्त अधिवेशन में वह विधेयक किस प्रक्रिया से पारित होगा, उसके लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है, इस बात का उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 108 में। दोस्तों इस अनुच्छेद 108 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कोई भी विधेयक जो संयुक्त अधिवेशन बुला दिया गया है, उस विधेयक पर कोई भी विधेयक उपस्थित और मतदान करने वालों के बहुमत से पारित किया जाएगा, इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 108 में। लेकिन जब भी दोस्तों हम लोग संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं, सीधा हमारे दिमाग में आता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये बात एकदम सही है, लेकिन दोस्तों याद रखना, ये बात अनुच्छेद 108 में लिखी हुई नहीं है, ये बात अनुच्छेद 118 में लिखी हुई है। ये मैं बतलाने की कोशिश कर रहा हूं। कितना बढ़िया प्रश्न आ सकता है, जरा सोचें आप। अनुच्छेद 108 के संदर्भ में गलत कथन को छांटिए, लिखा हुआ आ सकता है, इसमें संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाने का उल्लेख है, प्रश्न आ सकता है, विकल्प आ सकता है, संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाएगा उसके कारणों का उल्लेख है, दोनों बातें सही है। संयुक्त अधिवेशन में कोई विधेयक किस बहुमत से पारित होगा, इस बात का उल्लेख भी अनुच्छेद 108 में, ये भी बात एकदम सही है। लेकिन दोस्तों याद रखना, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 118 में नहीं है। दैट्स वाई आपको 108 और 118 दोनों जोड़कर बताया जा रहा है। अनुच्छेद 118 में साफ साफ लिखा हुआ है दो बातें, दो बातों में से एक बात तो लिखी हुई है कि जो संयुक्त अधिवेशन है, वो संयुक्त अधिवेशन जब भी बुलाया जाएगा तो उसके नियम कायदे क्या होंगे, उसके रूल्स, उसकी प्रक्रिया किस तरह से होगी, इसका जो निर्धारण है
वो राष्ट्रपति करेंगे। बहुत बारीकी से सुनना दोस्तों, अनुच्छेद 108 में ये लिखा हुआ है कि संयुक्त अधिवेशन के जो नियम है, उसकी जो प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं का जो निर्धारण है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है 118 में। लेकिन दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है, इस अनुच्छेद 118 में यह भी लिखा हुआ है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में नियम और प्रक्रिया का जो निर्धारण करेंगे वो लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के साथ मिलकर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में नियम बनाएंगे। एक तो यह प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है, सीधा प्रश्न बनेगा, संयुक्त अधिवेशन के नियम और प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 राज्यसभा के सभापति के साथ विचार विमर्श करके राष्ट्रपति द्वारा। और ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों ऐसे भी आ सकता है, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के साथ विचार विमर्श करके राष्ट्रपति द्वारा। यस, ये विकल्प एकदम सही है और इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 118 में है। ये बात छिपी हुई है, लोगों को बहुत कम पता होता है। संयुक्त अधिवेशन के नियम और प्रक्रियाओं का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के साथ मिलकर। इस बात का उल्लेख है 118 में दोस्तों। एक तो बात आपको यह याद रखनी है। दूसरी बात, इसी अनुच्छेद 118 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। इस बात का भी उल्लेख अनुच्छेद 118 में है। यस, तो ये थोड़ी बातें आपको ध्यान रखनी है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का पूरा क्रम बताना तुलसाराम जी, मैं बकायदा आपके इस प्रश्न को देख लिया, अभी इसका हम लोग जवाब देने वाले हैं। जरा सुनिए, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये कोई परंपरा नहीं है, ये संसदीय नियम और प्रक्रिया में नहीं लिखा हुआ है, ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 में लिखा हुआ है। आजकल इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाने लग गए, एक तो इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी बात जो तुलसाराम जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो फिर क्या होगा। दोस्तों, भारत के संविधान में बहुत सारे खूबसूरत प्रावधान है, ऐसा ही एक खूबसूरत प्रावधान यहाँ पर भी कर रखा है। और वो प्रावधान क्या कर रखा है, हम लोग ये जानते हैं कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। हम लोग ये भी जानते हैं, इस प्रकार की बात का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में कर रखा है। और अब तो कम से कम हम लोग ये भी जान गए कि इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 118 में ये भी क्लियर है। 377 नियम क्या है उस पर संगीता जी बात करेंगे, टॉपिक आने दीजिए, हर टॉपिक पर बात करेंगे। अब देखिए, अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है पद पर, लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा। मुझे मालूम है, मैं जैसे ही बोलूंगा आपके पास इसका जवाब है, और वो अध्यक्षता करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं, ये बात सही है। लेकिन दोस्तों, मेरा एक सवाल है, क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है क्या कि लोकसभा अध्यक्ष यदि पद पर नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे? क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है क्या? जी नहीं, जी नहीं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। महेश जी 122 पर भी बात करेंगे, ये एक्ट नहीं है, आर्टिकल है, इस पर बात जरूर करेंगे, श्योर करेंगे। लोकसभा उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उनके पद पर नहीं होने के कारण। लेकिन दोस्तों याद रखना, इस प्रकार की शब्दावली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई नहीं है। ज्योति जी एकदम सही कह रहे हैं, नहीं है। तो फिर क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुच्छेद 118 का जो सब क्लॉज 4 है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और आगे लिखा हुआ है, यदि लोकसभा अध्यक्ष पद पर नहीं है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा। ये जो नियम बनाए गए हैं, इन नियमों का 118(3) में उल्लेख है। राष्ट्रपति द्वारा ये जो नियम बनाए गए हैं संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में, उन नियमों में जिस व्यक्ति को निर्धारित किया है, जिस व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, वो व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में
संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। दोस्तों लैंग्वेज ये लिखी हुई है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि उपाध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। तो फिर ये कहां लिखा हुआ है? ये राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में जो नियम बनाए गए उन नियमों में लिखा हुआ है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति जी ने ये जो नियम है वो किसके सहयोग से, किसके परामर्श से बनाया है? तो वो बनाया है लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के परामर्श पर बनाया है। अभी तुलसीराम जी पटेल साहब ने एक प्रश्न पूछा था कि फिर क्या होगा अगर लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है, तो स्पष्ट कर दिया लोकसभा उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। और आपको लगे हाथ ये भी बता देते हैं, अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी अपने पद पर नहीं है तो ये जो नियम बताए गए हैं, ये जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के तहत राज्यसभा के उपसभापति, बहुत ध्यान से सुनिएगा, राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। अगर लोकसभा अध्यक्ष भी पद पर भी नहीं है, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी पद पर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। इस बात को भी आपको पता होना चाहिए, ये नियम ऐसा कहते हैं। आपके दिमाग में एक प्रश्न और भी आ सकता है, उसकी भी मैं कल्पना कर लेता हूं, शायद आप पूछे ना पूछे, लेकिन मैं कल्पना कर लेता हूं। राज्यसभा के सभापति अध्यक्षता नहीं करेंगे, कोई भी व्यक्ति राज्यसभा नहीं, राज्यसभा का सभापति अध्यक्षता नहीं करता है। प्लीज मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिएगा। लोकसभा अध्यक्ष वो नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। और यदि उपसभापति भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में दोनों हाउस मिलकर तय करेंगे कि आज उनकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। ये सब कुछ राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से तुलसीराम जी अब आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति, और उपसभापति भी नहीं है तो खुद संसद उस दिन तय करेगी कि अब उनके संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा। ऐसा राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में लिखा हुआ है। और ये जो राष्ट्रपति जी ने जो नियम बनाए उन बातों का उल्लेख अनुच्छेद 118 में, राष्ट्रपति को ये जो नियम बनाने की जो पावर मिली है वो पावर अनुच्छेद 118 के तहत मिली है। इन बातों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो आज हमने अनुच्छेद 118 को बहुत डिटेल में देखा संसदीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत। 118 की बाद में दोस्तों अब हम लोग दूसरा जो अनुच्छेद है जिस पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं वो है, कुछ मित्रों ने पूछा संयुक्त अधिवेशन कितनी बार, क्या है, सारी बातें करेंगे। संयुक्त अधिवेशन अब तक 3 बार बुलाए गए, कब कब किसने अध्यक्षता की, किसने बुलाया, सारी बातों पर चर्चा करेंगे, चिंता मत कीजिए। अब देखिए एक अनुच्छेद है जो संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत अपने को बहुत ढंग से पता होना चाहिए, जहां से हम लोग गलती कर सकते हैं। वो मित्र लोग जो, हाँ वाराणसी से आदर्श जी, हाँ थैंक यू वेरी मच, आप इतना प्रेम दे रहे हैं वाराणसी से, बहुत अच्छी बात है। जो मित्र लोग कभी मेरी बातों को नहीं सुन पाए हैं कभी ऑफलाइन, तो उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं थोड़ा सा धीमे धीमे बोलने की कोशिश करूंगा ताकि जो मित्र पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं उनको भी बातें समझ में आए। एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि संसद में जो कार्य है वो कौन सी भाषा में होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, संसद में कार्य अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होता है, और इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 120 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 120 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि संसद का जो कार्य है वो अंग्रेजी और हिंदी भाषा में होगा। राकेश जी अबू धाबी से थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है। हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर से भी मित्र लोग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस बातों को जान रहे हैं, इस बातों को समझ रहे हैं, हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसी तरह से अपना प्रेम बनाए रखें। जरा आइए इस टॉपिक पर, हिंदी और अंग्रेजी में संसद का कार्य किया जाता है, ऐसा अनुच्छेद 120 में लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों जैसे हम में से कोई व्यक्ति है जो ना तो हिंदी बेहतर ढंग से जानता है ना अंग्रेजी बेहतर ढंग से जानता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। दोस्तों आप मुझसे एक प्रश्न जरूर कर सकते हैं, आप मुझे ये कह सकते हैं, आप मुझसे ये कह सकते हैं कि हिंदी नहीं जानता है या अंग्रेजी नहीं जानता है तो फिर वो संसद का सदस्य कैसे बनेगा। संसद का सदस्य कोई भी बन सकता है, हिंदी ना जानने वाला भी व्यक्ति बनता है। हमारे संविधान सभा में इस विषय पर बहुत जबरदस्त चर्चा हुई थी, और इनिशियल स्टेज में प्रारंभिक दिनों में ही संविधान सभा में इस विषय पर बहुत मतलब जिसे कह सकते हैं कि शानदार रंग वाली चर्चा हुई थी। उसमें एक सदस्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तानी नहीं जानता है, जो हिंदुस्तान में रहता है और जो हिंदी नहीं जानता उसको संविधान सभा का सदस्य रहने का भी हक नहीं है। इस तरह की भी बातें हुई है। तो हमारे संविधान
कि एक और खूबसूरत प्रावधान जरा देखिए, हिंदी और अंग्रेजी में कार्य किया जा सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। और यदि हमारा कोई भाई सांसद बन गए और वो अगर हिंदी और अंग्रेजी में नहीं जानते तो साफ शब्दों में लिखा हुआ है मातृभाषा में भी विचार अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर 8वीं अनुसूची जैसी कोई शब्दावली उल्लेखित नहीं है। आप लोग जानते हैं 8वीं अनुसूची में हम लोगों ने 22 भाषाओं को मान्यता दे रखी है, तो यह 8वीं अनुसूची लिखा हुआ नहीं है, यहां लिखा हुआ है, यस बहुत अंतिम जी आप एकदम सही कह सकते हैं, मातृभाषा ही लिखा हुआ है वहां पर। हिंदी और अंग्रेजी में कार्य किए जाएंगे, और अगर सदन का अध्यक्ष, अगर लोकसभा है तो लोकसभा का अध्यक्ष, और राज्यसभा है तो राज्यसभा के सभापति अगर आपको अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप मातृभाषा में भी विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। इस प्रकार की शब्दावली लिखी हुई नहीं है। मुझे याद नहीं आ रहा, अभी 2 साल पहले, यस विवेक जी एकदम सही कह रहे हैं, अध्यक्ष की अनुमति से अभी 2 साल पहले किसी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 120 के तहत कार्रवाई की जा सकती है या अपने विचारों को अभिव्यक्त किया जा सकता है। हिंदी में कर सकते हो, अंग्रेजी में कर सकते हो, और सदन का अध्यक्ष अगर आपको, सुरेंद्र सिंह जी बहुत सारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार, सभी दोस्तों को बहुत सारी गुड इवनिंग। संयुक्त अधिवेशन की विपक्ष अगर बहिष्कार करे तो भी संयुक्त अधिवेशन की बैठक संभव है, करिए ना आप इसका विरोध करिए ना, क्या दिक्कत है, बहिष्कार करिए, संयुक्त अधिवेशन तो होगा ही। तो अनुच्छेद 120 की जो लैंग्वेज है, हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ में आपको ध्यान रखना है, आप अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 120 में लिखा हुआ है। अब देखिए, 2 अनुच्छेद हैं, दोनों को आप बहुत ढंग से सुने, दोनों को बहुत ढंग से समझे। एक अनुच्छेद है 121 और एक अनुच्छेद है 122। दोस्तों, आज जैसे ही हमने इस विषय पर चर्चा प्रारंभ की तो मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हमारे देश में, सुमेर जी थैंक यू वेरी मच, आप इतनी बड़ी शब्दावली का प्रयोग ना करें। मैं बहुत अदना सा व्यक्ति हूं और जो कुछ भी हूं सब आप लोगों की वजह से हूं। आप लोग तरह तरह के जो प्रश्न पूछते हैं, मैं भी कोशिश करता हूं वापस उनको पढ़ने की, उसी वजह से ये प्रेम ही वो वजह है जिसकी वजह से आप लोगों के साथ इतनी सारी बातचीत हो पाती है। तो जनक नहीं है, जस्ट मैं आप ही की तरह एक व्यक्ति हूं। थैंक यू वेरी मच, आप इस प्रकार की शब्दावली बोल रहे हैं। तो जरा देखें, जैसे ही हमने इस विषय पर आज शुरुआत की थी तो स्पष्ट शब्दों में मैंने एक बात कही थी आप लोगों को कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो शासन व्यवस्था है, उसके 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू का ये जो सिद्धांत है, जिसे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर्स कहते हैं, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत ये कहता है कि शासन के तीनों अंगों को अलग अलग कार्य करना चाहिए। नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है। जब एक ही व्यक्ति, एक ही संस्था के पास सब कुछ शक्तियां हो तो ऐसी स्थिति में तानाशाही होने के चांसेस रहते हैं। लोकतंत्र के लिए घातक है। लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि शक्तियों का पृथक्करण है। भारत के संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जो इस बात को संकेत करते हैं कि भारत में भी शक्तियों का पृथक्करण है। और 2 अनुच्छेद आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में मौजूद है। वैसे हम लोगों ने, याद करिए, जब नीति निदेशक तत्व पढ़ा था तब हम लोगों ने एक अनुच्छेद देखा था, आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50, जो कहता है कि राज्य यथासंभव जितना जल्दी हो सके कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करेगा। वो अनुच्छेद भी इस बात का संकेत करता है कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल आपके सामने अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 122 है। जरा क्या कहता है इसको देखें आप। अनुच्छेद 121 बहुत गजब का प्रावधान करता है। आप लोग दोस्तों जानते हैं, अगर ना भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बहुत डिटेल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उन्हें संसद के द्वारा हटाया जाता है। बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे उसकी प्रक्रिया क्या होती है। अगर किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे वो हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया तो उस बात को छोड़कर अन्य मामलों में संसद न्यायपालिका पर किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगी। न्यायपालिका में क्या हो रहा है, कौन से मामले में क्या निर्णय आया है, इस संदर्भ में अनुच्छेद 121 ये कहता है संसद को रोका गया है न्यायपालिका पर किसी भी प्रकार का कमेंट करने के लिए। यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है, यही तो शक्तियों का पृथक्करण है। न्यायाधीशों पर आप टिप्पणी करते हैं, न्यायाधीश अपना पक्ष रखने के लिए संसद में आ नहीं सकते।
दैट्स वाई आपको उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अनुच्छेद 121 ये कहता है किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है तब तो आप उनके आचरण पर चर्चा कर सकते हैं, तब तो आप उनके आचरण पर चर्चा कर सकते हैं, अन्यथा किसी भी न्यायाधीश पर कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं की जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 121 ये कहता है। ठीक इसी प्रकार की बात अनुच्छेद 122 में लिखी हुई है। न्यायपालिका को रोका गया है, संसद की किसी विधि या उसकी विधि मान्यता पर आपको किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करनी है, ऐसा अनुच्छेद 122 कहता है। अनुच्छेद 122 न्यायपालिका को संसद के संदर्भ में कुछ कार्य करने से रोकता है। ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 121 संसद को न्यायपालिका के बारे में कुछ कार्य करने से रोकता है। तो दोनों अनुच्छेद दोनों संस्थाओं की सीमाओं को बांधते हैं, दोनों की लिमिटेशंस को तय करते हैं। रत्नेश जी, आई वेरी लाइक यू सर। मैं भी आप लोगों को बहुत पसंद करता हूं। मैंने कहा ना, मुझे भी एडिक्शन है। आप लोगों से जब बातचीत हो जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है, पूरा दिन बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ दो तरफा बात है, रेसिप्रोकल है। जितना आप मुझे प्रेम करते हैं, मैं भी उतना का उतना आप लोगों से प्रेम करता हूँ। कृष्णा जी 370 कैसे हट सकता है? प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं अगर हम अपना आप को उसी पर केंद्रित रखें तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप जिस दिन कहेंगे एक दिन चर्चा के लिए खुला मंच रखा जा सकता है जिस पर आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे तो बड़ा आनंद आएगा। लेकिन फिलहाल पर्टिकुलर हम लोग इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, दैट्स वाई हम लोग इसी पर कंसंट्रेट करें। सुरेंद्र सिंह जी, भागीरथ प्रयास है, आप लोगों का साथ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटी में हमारा हिंदुस्तान का कोई भी विद्यार्थी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठा हो, वो किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, चाहे वो स्टेट का PCS का एग्जाम हो, चाहे वो UPSC सिविल सर्विस या SSC का कोई एग्जाम हो, हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग इतना मजबूत कर ले पॉलिटी को कि कैसा भी सवाल आए उस सवाल को हमारा जो विद्यार्थी, हमारे जो मित्र लोग हैं, वो उसको सही कर पाएं। तो हम लोग बात कर रहे हैं अनुच्छेद 121 और 122 के बारे में। लगे आज दोस्तों, आपको एक बात और भी बता देता हूं। हम लोगों ने अनुच्छेद 32 पढ़ा था। अनुच्छेद 32 वो अनुच्छेद है जिसको हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। अभयानंद जी चंपारण बिहार से, बहुत बढ़िया, क्या बात है। कैसे आप बिहार में? बहुत अच्छे से हैं। संजीव जी रघुनाथपुरा से हैं। वहाँ कैसा मौसम है? मौसम का आनंद ले रहे हैं। हम लोग राजस्थान में बरसात का मौसम हमारे यहाँ आ चुका है, हम लोग आनंद ले रहे हैं बरसात के इस मौसम में। आप लोग भी आनंद लेते रहिएगा। और अभी फिलहाल मानसून की बरसात नहीं, अभी फिलहाल हम लोग पॉलिटी पर बात करना चाहते हैं, तो जरा इसको देखिएगा दोस्तों। हम लोग बात कर रहे थे अनुच्छेद 32 की, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि लोगों के मौलिक अधिकारों का, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पूरी की पूरी लाइन को, इस पंक्ति को, यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 121 और 122 पर जब मैं चर्चा कर रहा था उस संदर्भ में आपको एक बात याद रखनी है, और वो बात यह है कि न्यायपालिका याचिका जारी कर सकती है, लेकिन कभी भी संसद या व्यवस्थापिका के खिलाफ में याचिका जारी नहीं की जा सकती है। इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत हमने आज 4 अनुच्छेदों पर चर्चा की। अब मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा हमको कोरम के बारे में भी मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ संसद के जो सदस्य चुने गए हैं वो किस बात की शपथ लेते हैं उनको भी पता कर लेते हैं। बहुत सारे मित्र कल भी प्रश्न पूछ रहे थे, परसों जब हम लोग राज्यसभा पे चर्चा कर रहे थे तब भी प्रश्न पूछ रहे थे, तो उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। शपथ यानी ओथ। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 99 आर्टिकल 99 साफ साफ शब्दों में कहता है कि संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। इस बात का कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख है। आपको एक तो बात ये ध्यान रखनी है, और उसमें यह भी लिखा हुआ है राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा निमित्त। निमित्त का मतलब राष्ट्रपति जिसे भी ऑथराइज करे वो व्यक्ति संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। आर्टिकल 99 में ऐसा लिखा हुआ है। दूसरी बात, संसद के सदस्य किस बात की शपथ लेते हैं, उनकी जो शपथ का जो प्रारूप है उस प्रारूप का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में कर रखा है। इस बात को भी ध्यान रखें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो शेड्यूल्स है उसमें जो अनुसूची 3 है, अनुसूची 3 में इस बात का उल्लेख कर रखा है कि हमारे संसद के सदस्य किस बात की शपथ लेंगे। तो राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं। कई बार
प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि जब मंत्री कोई बनता है तो क्या वो वापस शपथ लेता है? दोस्तों, आप लोग चिंता ना करें। अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, अगर आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को भी भारतीय संविधान की अनुसूची 3 के तहत शपथ लेनी होती है। पहली शपथ तो आपकी वहीं से हो जाती है जब आप उम्मीदवार बनते हैं, इस बात को बहुत ध्यान से रखिएगा। दूसरी शपथ जब आप चुनाव जीत जाते हैं, आप लोकसभा सदस्य बन गए, अगर आप राज्यसभा के सदस्य बन गए, तो ऐसी स्थिति में अब आप संसद के सदस्य बन गए, इस बात की भी आपको शपथ लेनी होती है और इस बात का उल्लेख कर रखा है आर्टिकल 99 में। और तीसरी बात, अगर आपको मंत्री बनाया जाता है तो मंत्री बनने की आप शपथ लेते हैं। तो 3 शपथ हो गई, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो शपथ एक नहीं है, शपथ 3 है। उम्मीदवार बने उसकी शपथ, फिर जीत गए तो सदन के सदस्य बनने की शपथ, और अगर मंत्री बनाया जाता है तो उस बात की भी शपथ लेनी होती है। दोस्तों, आप पूछ रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्यों को कौन शपथ दिलाता है। जब मैं आर्टिकल 99 ये कह रहा हूं कि संसद के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियमित व्यक्ति शपथ दिलाते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और आप लोग शायद ये भी जानते हैं, कि लोकसभा के जैसे ही चुनाव होते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो वरिष्ठ सदस्य होता है, वरिष्ठतम जो सदस्य होता है, उनमें से किसी एक व्यक्ति को, मैंने इसको क्लियर कर रखा है कि वरिष्ठता कोई जरूरी नहीं है, तो उसको कभी नंबर 2 कभी नंबर 3 भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई परंपरा है। इस संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ लिखा हुआ है नहीं। तो वरिष्ठतम सदस्यों को पहले लोकसभा सदस्य बनने की शपथ दिलाते हैं, जिसे हम लोग प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, और फिर यही प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। अब आपने जो प्रश्न पूछा, एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष किस बात की शपथ लेते हैं। मित्रों, लोकसभा अध्यक्ष किसी बात की शपथ नहीं लेते हैं, वो लोकसभा सदस्य की ही शपथ लेते हैं और प्रोटेम स्पीकर ही उन्हें शपथ दिलाते हैं। और फिर जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें कोई और शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है, वो लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि राज्यसभा के सदस्यों को कौन शपथ दिलाते हैं। यस, संजय जी एकदम सही कह रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है, वो एज ए मेंबर ही शपथ लेता है। एकदम बात सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। यादव जी, कान्हा जी यादव जयपुर से हैं। हाँ, विजय जी, जो सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है उन्हें शपथ राष्ट्रपति खुद दिलाता है। जिन सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, आप याद करिए ना, सचिन तेंदुलकर, रेखा और अनु आगा को जब अप्रैल 2012 में राष्ट्रपति जी ने मनोनीत किया था राज्यसभा में, तो अखबार में बड़े बड़े फोटोज आए थे, राष्ट्रपति खुद उन्हें शपथ दिला रहे थे। तो संसद के सारे सदस्यों को शपथ दिलाना राष्ट्रपति का ही काम है, आर्टिकल 99 में ऐसा लिखा हुआ है। और राज्यसभा के सदस्यों की बात है तो राज्यसभा के जो सभापति है, वो राज्यसभा के सभापति जो है वो राज्यसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। बाकी संसद के सभी मनोनीत सदस्य, संसद के सारे सदस्य, जब कह रहा हूं राष्ट्रपति का काम है उन्हें शपथ दिलाने का, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। नगेश जी पूछ रहे हैं राष्ट्रपति द्वारा नियमित व्यक्ति कौन होता है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको राष्ट्रपति ऑथराइज करे, और ऑब्वियसली राष्ट्रपति उसी को ऑथराइज करेंगे जो प्रोटोकॉल में है। अब देखिए, एक और अनुच्छेद जिस पर हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं वो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100, जिसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 100। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है, उस पर फिलहाल हम लोग चर्चा नहीं कर रहे, केवल आर्टिकल 100 पर जो बात कोरम के संदर्भ में लिखी हुई है उस पर चर्चा कर लेता हूं। संसदीय प्रक्रियाओं का जो जिक्र हम लोग कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक अनुच्छेद है आर्टिकल 100, उस पर चर्चा करनी जरूरी है। वो कहता है कोरम के बारे में। तो जो लोग पहली बार, संजय जी मैं तो आपका फैन नहीं, एसी हूं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जो मित्र लोग पहली बार पॉलिटी को देख रहे हैं उनके लिए बताने की कोशिश कर रहा हूं। कोरम यानी गणपूर्ति। कोरम या गणपूर्ति उसे कहा जाता है जो मिनिमम संख्या सदन में उपस्थित होनी आवश्यक हो, उसी को हम लोग कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। जो न्यूनतम संख्या, जिसके बिना सदन की बैठक संभव ही नहीं है, जिसके बिना सदन की बैठक हो नहीं सकती, उसी को हम लोग गणपूर्ति और कोरम कहते हैं। आर्टिकल 100 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है सदन का कोरम 1/10, जो हाउस है उस हाउस की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 1/10 कोरम होता है। मित्रों, हम लोग जानते हैं लोकसभा की जो वर्तमान सदस्य संख्या 545 है, तो उसके हिसाब से कोरम 55 हो गया। राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245 है, इसके हिसाब से कोरम
25 हो गया। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। हाँ, कोरम मतलब सदस्यों की उपस्थिति, सदस्यों की न्यूनतम उपस्थिति। पूरन जी, सदस्यों की न्यूनतम उपस्थिति। अब जरा देखिए कितना बढ़िया प्रश्न हो सकता है। अनुच्छेद 100 के अनुसार लोकसभा का कोरम होता है, एक ऑप्शन 1/10 हो और एक ऑप्शन 55 हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या लिखेंगे? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर 1/10 विकल्प के रूप में है तो आपको 1/10 लिखना है। आप कहेंगे 55 क्यों नहीं? 55 तो अब है, लोकसभा की सदस्य संख्या 545 वर्तमान में है, तो उसके हिसाब से हमने 55 निकाला है। ये जरूर थोड़ी है कि 55 ही हो, तो इसलिए दोनों विकल्प हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में बात जो लिखी हुई है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ये तो हमने हमारी जो संसद की जो प्रक्रिया है, जो नियम है, उसमें लिख रखा है 55। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, दोनों विकल्प हो तो ऐसी स्थिति में 1/10 होता है कोरम, इसको भी ध्यान रखें। आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा? तो जो व्यक्ति, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 100 में ही लिखा हुआ है, अनुच्छेद 100 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है। और एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आप लोगों के साथ आज साझा करना चाह रहा हूं। शायद मुझे लगता है कि कभी भी इस शब्द को ऑनलाइन, ऑफलाइन या जब भी मौका मिला उस प्रकार का शब्द नहीं बोला गया, वो शब्द आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। अनुच्छेद 100 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, अगर सदन का कोरम पूरा नहीं हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर सदन का कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो जो सदन की अध्यक्षता कर रहा है, वह व्यक्ति सदन का कोरम पूरा नहीं होने पर न केवल सदन को स्थगित कर सकता है कुछ समय के लिए, बल्कि सदन को सस्पेंड कर सकता है, निलंबित कर सकता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यस, सदन को निलंबित कर सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, ऐसा आर्टिकल 100 में लिखा हुआ है। सदन निलंबित हो सकता है। कभी आपने मेरे हिसाब से इस प्रकार का शब्द सुना नहीं होगा। सदन निलंबित किए जा सकते हैं संबंधित सदन के अध्यक्ष के द्वारा, संबंधित सदन की उस समय जो अध्यक्षता कर रहा है उसके द्वारा। और कंडीशन केवल और केवल क्या है? कंडीशन केवल दोस्तों यही है, कोरम पूरा नहीं हो रहा है। तो मत देना क्या कानूनी अधिकार है, उस पर बात करेंगे। संसद की प्रक्रिया में आम आदमी भाग ले सकता है क्या? संसद की प्रक्रिया में हम लोग भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो हमारी लोकसभा और जो राज्यसभा है जो बनी हुई है, उसकी जो बिल्डिंग बनी हुई है, कभी मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा। मुझे मौका मिला, मैं गया भी था वहां पर। उसकी दर्शक दीर्घा होती है, हम लोग दर्शक दीर्घा में बैठकर संसद की पूरी प्रक्रिया को देख सकते हैं। कोरम किस प्रकार से है, मंत्री किस प्रकार से प्रश्न का जवाब देते हैं, उन सब के पर आप देख सकते हैं। दर्शक दीर्घा हमारे लिए है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। संसद की प्रक्रिया, यस, बहुत बढ़िया बात लिखी आपने, निलंबित कर सकता है। संसद की प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम लोग अपनी बात को यहीं तक रखते हैं, यहीं तक सीमित रखते हैं। कल फिर मिलेंगे। संसद की प्रक्रिया में बहुत सारी बातें हमको करनी है, जितनी बातें, जितना डिटेल में हम लोग चर्चा कर सकते हैं वो सारी चर्चा करेंगे। बस एक ही बात है, इस एक बात का ध्यान रखिएगा। मुझे याद आ रहा है कि जब राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ रहा था तो एक जने ने लिख दिया कि सर क्या पिछले 8-9 सेशन से हम लोग राष्ट्रपति पर ही चर्चा कर रहे हैं? तो मेरा एक प्रश्न है, देश का सर्वोच्च पदाधिकारी पर क्या हम लोग 5-6 घंटे भी बातचीत नहीं करें? मेरा आप लोगों से प्रश्न है। देश की संसद है, लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला हाउस वहां पर है, तो क्या उस पर हमको 7-8 घंटे चर्चा नहीं करनी चाहिए? वहां से प्रश्न बनता है। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि हमको उस पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। तो दोस्तों अपना प्रेम इसी तरह से बनाए रखें। संसद की प्रक्रिया पर हमारी चर्चा कल भी जारी रहेगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.